गोल्डा मेयर ने जब सपोर्ट किया तो गोल्डा मेयर ने क्या कहा था? गोल्डा मेयर ने कुछ मांगा था बदले में? गोल्डा मेयर ने सिर्फ इतना लिख के भेजा है, उसने कहा कि मिसेस गांधी को बता देना कि ये याद रखेंगे कि वो देश कौन सा था जो उनके मुश्किल वक्त में, जब उनके साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा था, तो उस समय उनके साथ खड़ा होने वाला देश कौन था, वो लोग कौन थे जो उनके साथ खड़े हुए। टेल मिसेस गांधी टू रिमेंबर दैट। कि मिसेस गांधी से कहना कि ये बात याद रखेंगी। उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने उनको रिकॉग्नाइज किया? क्या आपने उनके साथ कोई फॉर्मल रिलेशंस बनाए? नहीं। आप उसके बाद भी फिलिस्तीन को चाटते रहे पकड़ के। एक देश जो हमेशा प्रो इंडिया रहा है हमेशा से, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोटेस्ट कौन करता है? उसको गालियां कौन देता है? उसकी बर्बादी की दुआएं कौन मांगता है? उसको मिट्टी में मिलाने की दुआएं कौन मांगता है? अगर यहूदी मरते हैं तो यहाँ पे पटाखे और मिठाइयाँ कौन बांटता है? मुसलमान। आप मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट बताइए खamenei का जिसमें वो कश्मीर का जिक्र ना करता हो, जिसमें वो कश्मीर की बात ना करता हो। ऐसा कोई साल बताइए जिस साल वो एक बार कश्मीर को लेकर के 2-4 ट्वीट ना करता हो, वो कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की बात ना करता हो। उसके साथ खड़े हैं जो देश को तोड़ने वाले हैं, उनके साथ में खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश को बचाने वाले हैं, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए आज भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हैरप ड्रोन्स यूज हुए, जो कामाकाजी ड्रोन्स थे, वो ड्रोन्स किसने दिए थे? इजराइल ने दिए, जिन्होंने पाकिस्तान में लाहौर तक घुस करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए। आपको जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो आपको कहीं नहीं मिलती, वो आपको इजराइल देता है। उसके खिलाफ कौन है? यही है। तो देश तोड़ने वालों के साथ आप खड़े रहेंगे, देश की बर्बादी की दुआएं मांगने वालों के साथ आप खड़े रहेंगे, देश को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ आप खड़े होंगे, देश की नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने वालों के खिलाफ आप खड़े होंगे। उसके बाद कहेंगे जी आप हमारी वफादारी पे शक क्यों करते हैं? बहुत अनकंफर्टेबल बात है, बहुत अनकंफर्टेबल है, सुनने में बहुत बुरी लगेगी, बहुत सारे लोगों को दिल आजारी भी होगी। बट क्या जो मैं कह रहा हूँ ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है? इनको क्या आदत है? इनको ये है कि क्योंकि तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान में हम हिंदू की बच्ची उठा लेते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और ये जिसको उठा रहे बच्ची को ये हिंदू है, तो हमारे खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसको सरकार और जो हुकूमत है और जो कोर्ट्स हैं उसको वैलिडेट करें, क्योंकि भाई हमने कोई मुसलमान की बच्ची तो उठाई नहीं है, हमने तो हिंदू की बच्ची उठाई है और हम मुसलमान है, हम तो एंटाइटल्ड है, हमारा तो अधिकार है ये उठाना। ये जब वहां जाते हैं तो वहां इनको ये चीज नहीं मिलती है करने को, तो उनको गालियां देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो NRIs हैं, जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपका ही सपोर्ट से चलता है और आपका ही सपोर्ट से सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत था आज के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले आप सभी को एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा पेट्रियन का पेज, जो कि पिछले 4 साल से पेट्रियन हमको नहीं बनाने दे रहा था, हम जब भी बनाते थे वो बार बार डिलीट कर देता था, वो हमने फाइनली 4 साल के बाद हमारा बन गया है अब। तो अगर आप में से अगर कोई हमारे भाई हैं जो पेट्रियन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 कैटेगरीज उसमें डाली हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं अलग अलग, वो सारे उसमें मेंशन्ड हैं। आप जिस भी कैपेसिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसको प्लीज ज्वाइन करें। और ये चैनल देखिए, इसको चलाने के लिए हमको एक रिकरिंग सपोर्ट की आवश्यकता है, तो अगर आप वो करेंगे तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से। और आज के वीडियो में हम मूलतः 2 इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, और आज का वीडियो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको बात को सोचिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा इस विषय को। ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, मैं इस तरह के इश्यूज को ना छेड़ूं, बिकॉज बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वास्तविकता जो है, हकीकत, रियलिटी जो है, वो बोलनी बहुत जरूरी है। तो वो हकीकत क्या है वो हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि भाई हमारी लॉयल्टी आपके लिए है, हमारे अपने देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए है। पॉलिटिकल करेक्टनेस और जो जानते हैं लेकिन बोलते नहीं वाला जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड हमेशा से ही हार्मफुल है। हमको उसने कभी कोई फायदा नहीं पहुंचाया, हमेशा नुकसान पहुंचाया है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान के साथ जब युद्धबंदी कराई और उन्होंने ऐलान किया कि भाई सीज फायर का हमने ईरान और इसराइल के बीच में कर दिया था, और उसके बाद भी इसराइल ने जो है ऐसे ऐसे बम मारे हैं ईरान के ऊपर जो कि ना मैंने कभी देखे थे ना सुने थे। वो पूरा स्टेटमेंट क्या था, उसके बाद उन्होंने F वर्ड, जिसको F बॉम्ब कहा जा रहा है, वो भी उन्होंने यूज किया। वो क्या स्टेटमेंट थी एक बार आप सुन लीजिए। Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land.
I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? तो आपने ये स्टेटमेंट सुनी, आपने कल से इसके ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस और प्रोग्राम्स भी देखे होंगे कल परसों से। हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि ये जो बात हुई है कि सीज फायर अनाउंस किया उसके बाद भी नहीं हुआ, तो दो तीन चीज़ें हो गई। एक तो देखिए ये जो बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि भाई उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में सीज फायर करा दिया, जो खुद इजराइल और ईरान के बीच में नहीं करा पा रहे, ना इजराइल उनकी सुन रहा है ना ईरान उनकी सुन रहा है, तो वो ये दावा करें कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करा दिया। तो ये अपने आप में अपनी खुद की पोल डोनाल्ड ट्रंप ने खोल दी और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो फ्रस्ट्रेशन जो है उनकी वो बताती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर का दावा था वो कितना सही था कितना गलत था। और दूसरी बात इस पे हम चर्चा करेंगे कि जो सपोर्ट क्रिएट हुआ ईरान के लिए पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में, इसके पीछे की क्या कहानी है और इसका इतिहास क्या है, और इसमें हमारी खुद की गवर्नमेंट्स ने, स्पेशली इंडिया में जो इंडिया की गवर्नमेंट्स उन्होंने क्या रोल प्ले किया है और ये कितना डेंजरस ट्रेंड है और ये कब शुरू हुआ, से 100 साल पहले इसकी नींव रखी गई। वहां से शुरू करेंगे और हम आज तक आएंगे कि हम एक देश के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे किस तरह के लोग हैं और हमारी सरकारें जो हैं वो किस किस तरीके की हरकतें करती आई हैं, और वो रीज़न क्या है कि इस देश का मुसलमान, जिसका ना ईरान से कोई लेना देना, ना मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से, ना इजराइल ने इनका कुछ बिगाड़ा है, तो भी ये इजराइल की बर्बादी के लिए इतना क्यों दुआ गो रहते हैं कि हमेशा दुआएं करते रहते हैं इजराइल की बर्बादी की, और ईरान की जीत की दुआ जो है इंडिया का सुन्नी मुसलमान क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरा उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और जिसको भी इंटरेस्ट नहीं है इस वीडियो में, प्लीज आप अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मैं वो चीजें बताऊंगा, वो सच बताऊंगा, वो हकीकतें बताऊंगा जो आपको बहुत अनरैटल कर सकती हैं, स्पेशली अगर आप मुसलमान हैं तो अगर आपको सच नहीं सुनना पसंद तो आप इस वीडियो को बंद करके आप अभी चले जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो वीडियो आपने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल एविडेंट है, और इसराइल ने जो किया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद बॉम्बिंग करी, तो इस तरह का जो बिहेवियर है, इस तरह का जो बर्ताव है, वो देश करते हैं जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशंस होते हैं, जिनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें अपने भविष्य की, अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता होती है। वो डिसाइसिव जो लीडरशिप होती है, वो डिसाइसिव लीडरशिप जो है वो इसी तरीके का फैसला करती है, इसी तरह से बर्ताव करती है। निर्णायक नेतृत्व जो है वो अपने मार्ग से हटता नहीं है, पहली बात। दूसरा कि इसमें ईरान की अगर आप देखिए तो कह रहे कुछ, अभी एक जगह पे इंटरव्यू था मेरा, तो पूछ रहे थे कि भाई ईरान तो ये कह रहा है कि हम जीत गए, हम तो, और ईरान जश्न मना रहा है अपनी विक्ट्री की। तो अब वह आप क्या ये नहीं मानते हैं कि अब जो है वॉर जो है वो ज्यादा नैरेटिव वॉर हो गई है, नैरेटिव जीतना ज्यादा जरूरी हो गया है, एक्चुअली में वॉर जीतना नहीं है। मैंने कहा देखिए ईरान दावा कर सकता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान ने भी दावा किया कि वो जीत गए, और वो फील्ड मार्शल भी बन गया एक वहां का जो है वो फील्ड मार्शल। तो मैंने कहा ये हमारे यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो बाबूक्रेसी है, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया की, वो और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एक आम मुसलमान है, वो, इन दोनों के बीच में ना एक सिमिलैरिटी है, इन दोनों के बीच में एक चीज है जो बहुत कॉमन है, और वो चीज क्या है? वो है डिनायल। किसी भी चीज को ओन नहीं करना, एक्सेप्ट ही मत करो। जैसे जब पुलवामा में हमला हुआ उसके हार्डली 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मैं कश्मीर गया था। तो मैं श्रीनगर से मैं बारामूला की तरफ जब जा रहा था, तो रास्ते में जो मेरा कैब वाला था, वो कैब वाला, मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही डिस्कशन के दौरान ही मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वो बारामूला में हुआ था, मैंने कहा उसका तुम्हारे पास कुछ लोकल, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है कि क्या चल रहा है अभी इसके ऊपर? उसने कहा कि क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुझे लगा शायद मुझे सुनने में कोई समस्या हो गई है, शायद मैंने कुछ गलत सुना है। मैंने कहा मैं पुलवामा के बारे में बात कर रहा था कि पुलवामा जो हुआ था उसका, कहते पुलवामा में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा पुलवामा में, मैंने कहा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, जो आईडी लेके फट गया था, और लड़का आदिल अहमद डार जो था, कहते अरे नहीं, वो सब झूठ है, वो सब प्रोपेगेंडा है। जवाब था ये। मैंने कहा भाई साहब आपने टीवी नहीं देखी, टीवी पे जो है वो बस जो है वो बिखरी हुई बस जो है पूरी दिखाई दे रही है सीआरपीएफ की, और उसमें इतने जवान मरे हैं, उनकी बॉडीज गई हैं उनके गाँव में, इंडिया के अलग अलग कोनों में। कहते नहीं वो सब मीडिया का सब फैलाया हुआ झूठ है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कहते मेरा मामू का घर है उधर, कहते मैं तो उस दिन अपने मामू के घर जा रहा था, तो उधर तो जिस रोड पे ये बता रहे हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या उस टाइम पे मैं वहां पे था, वहां पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। ये वो कह रहा था कि मैं वहां खड़ा था, वहां ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। ये क्या है कि वो डिनायल है कि जी हुआ ही नहीं है, बस फट गई, नहीं फटी ही नहीं है, बम फटा है, फटा ही नहीं है, तो डिनाई कर दो। क्योंकि अगर आप ओन कर लेते हो,
आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये हुआ था, तो फिर तुमको ये भी ओन करना पड़ेगा कि फिर करने वाला कौन था, फिर उसकी बात होगी। वो आदिल अहमद डार था। आदिल अहमद डार कौन था? फिर तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो कश्मीरी था। फिर तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आदिल अहमद डार एक कश्मीरी ने खुद को सुसाइड वेस्ट बांधा और आईडी जो है अपने गाड़ी में लोड करी, और वो आईडी लोडेड गाड़ी जो है वो ले जाकर के सीआरपीएफ की बस में मार दिया, और उस एक आतंकवादी घटना में उसने 25, 30, 40 लोग उसने जान से मार दिए। ये सारी चीजें फिर एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ना। तो उस घटना को ही एक्सेप्ट मत करो, उस मूल तत्व को ही एक्सेप्ट मत करो। ये सेम चीज आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में है। ब्यूरोक्रेसी में क्या है? ब्यूरोक्रेसी में ये है कि भाई आप एक्सेप्ट ही मत करो कि इंफॉर्मेशन या नैरेटिव वॉर जैसी कोई चीज है। वो कहते हैं इंफॉर्मेशन, नैरेटिव वॉर, ये प्रोपेगेंडा का ये सब होता ही नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई एक इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जिसका काम हो ये, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर में लोग कौन से होंगे, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेट है उसकी ट्रेनिंग तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की या प्रोपेगेंडा की, और इनकी तो ट्रेनिंग नहीं है, उसकी तो ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो वो खुद तो कर नहीं पाएंगे और ना ही अपने लोगों को उसमें फिट कर पाएंगे कहीं, तो फिर इसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे वो चलाएंगे, तो दूसरे को फिर हमको फिर अगर एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये सारी चीजें हैं, नैरेटिव, प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर वो बनाना पड़ेगा ना, और वो उसका लाभार्थी हम नहीं होंगे, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसकी लाभार्थी नहीं होगी। अगर हम लाभार्थी नहीं होंगे तो बनाना क्यों है? फिर बनाना ही नहीं है। और नहीं बनाने का सबसे रीजन क्या है? कि उसको एक्सेप्ट ही मत करो। सेम माइंडसेट है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, बहुत सारे फॉरेन, मुझसे तो ब्यूरोक्रेट्स वैसे भी बहुत चिढ़ते हैं, बट रियलिटी है ये, दोनों के बीच में ये चीज कॉमन है। जो रेडिकल इस्लामिस्ट है उनके अंदर और जो हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंदर की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही मत करो। जी आपके यहाँ पे ये फलाना औरतों में बुर्के की वजह से विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है, नहीं है ही नहीं जी, कोई दिक्कत ही नहीं। रिकॉर्ड कुछ भी कहते हो, डॉक्टर्स कुछ भी कहते हो, है ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये कहना कि भाई देखिए काउ स्मगलिंग की वजह से दंगे हो रहे हैं, नहीं जी, काउ स्मगलिंग हो ही नहीं रही है, कहाँ हो रही है? मानेंगे ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है इसकी वजह से, अरे होती ही नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का कहाँ सवाल आ जाता है? ये सब तो सरकार जानबूझ के करती है हमारे ऊपर। सो यू नो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि आपको प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करनी है, तो ये चीज हो गई जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है और यहाँ पे भी है। तो ईरान जो नैरेटिव वॉर में जो आगे बढ़ रहा है उसका एक ये रीजन है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ईरान जैसा थर्ड रेट कंट्री जिसके ऊपर पिछले 40-50 साल से लगातार सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो भी नैरेटिव वॉर अगर हमसे और आपसे अच्छा लड़ रहा है तो आप सोचिए कि हम कहां पे खड़े हैं, हम कितना पीछे होंगे, आप इमेजिन करके देखिए। और इनका नैरेटिव वॉर क्या है कि फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाओ और उनसे एक स्टेटमेंट दिलवा दो, फलाना ब्यूरोक्रेट को बोलो कि जाकर के फला चैनल पे पॉडकास्ट करके चलाए, फलाना मंत्री जी को बोलो कि जाकर के फला चैनल पे पॉडकास्ट दे दें। ये है इनका टोटल ले दे करके इंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा या आप जिसको जो भी वॉरफेयर या जो भी ये करते हैं, ले दे के इनके पास यही एक चीज है, कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है वहां पे इंटरनेट बंद कर दो, दंगा हो गया इंटरनेट बंद। ये नहीं करेंगे कि पता करें कि वो सोर्स कहां से आ रहा है। ये उन्होंने इतना आपके यहाँ पेनिट्रेट सिस्टम कैसे कर लिया कि वो वहां बैठे बैठे आपके यहाँ पे दंगे करा ले रहे हैं, या दंगे हो रहे हैं, एक पूरी मूवमेंट शाहीन बाग जैसी खड़ी कर ले रहे हैं, वो और उसकी आग जो है वो पूरे देश में फैला ले रहे हैं। तो इतना अगर उन्होंने आपके यहाँ पे सिस्टम पेनिट्रेट किया हुआ है तो आप उसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग। पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा चलता रहा कि जी अमेरिकन प्लेन्स जो है वो इंडिया के एयर स्पेस यूज करके आते रहे 24-48 घंटे तक प्रोपेगेंडा चलाते रहे। तो 48वें घंटे में जाकर के गवर्नमेंट की एजेंसी जो फैक्ट चेकिंग एजेंसी है वो उसको फैक्ट चेक करके लिखती है कि दिस इज फेक न्यूज। 48 घंटे तक उन्होंने नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, हर जगह पे ये नैरेटिव फिक्स कर दिया कि ईरान ने भारत का एयर स्पेस यूज किया है। झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने कन्विंस कर लिया। 48 घंटे बाद कोई बाबू जागा होगा, उसके पास होते वो एक चीज पहुंची होगी। हमारे ऐसे कुछ पागल होंगे जो पुश कर रहे होंगे कि यार इसको काउंटर करो। फलाना जी से ढिकाना जी को एसएमएस गया होगा, ढिकाना जी से ढिकाना जी को एसएमएस गया होगा, वहां से उनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड गया होगा। तो घूमते फिरते जब सेक्रेटरी साहब तक पहुंचा होगा तो उन्होंने बोल दिया होगा कि अपने बाबू को यार इसको ना एक काम करना कि इसके ऊपर एक फैक्ट चेक वो ट्वीट कर देना। आपका उन्होंने इतना डैमेज कर लिया, उसके बाद जागे। ये 24/7 जॉब है बॉस। ये इस तरह की नौकरी नहीं है कि आप सिस्टम में हो करके फाइल आएगी, मैसेज आएगा, संदेशा पहुंचेगा तब आप करेंगे। और ये आप काउंटर तभी कर पाएंगे जब आप इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमारी हो गई। देखिए मैं तो इसके ऊपर कितना रो चुका हूं। अब तो मुझे बिल्कुल, मैं बताता हूं ऑनेस्टली, मेरी बोलने की इच्छा नहीं करती है। कोई मुझसे सवाल भी पूछता है तो मैं इरिटेट हो जाता हूं। अगर किसी इंटरव्यू में जाता हूं, कोई सवाल पूछ लेता है ये, तो मुझे चिढ़ मचती है कि मैं इसका जवाब दूं कि नहीं दूं, और दूं तो क्यों दूं, मतलब क्या है इसका। चलिए खैर छोड़ देते हैं उसको, हम अगले इश्यूज पे चलते हैं।
तो मेन चीज क्या है कि आप देखिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज जो सबसे ज्यादा खुल के सामने आई है वो क्या आई है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान जो है वो ईरान के साथ खड़ा था। क्यों खड़ा था? अब इसको समझने के लिए आपको आज से 100 साल पहले जाना पड़ेगा। खिलाफत मूवमेंट हुई शुरू। खिलाफत मूवमेंट क्या थी कि जो पूरा वेस्ट एशिया है यानी मिडिल ईस्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये सब जॉर्डन जितने ये देश हैं, ये सारे के सारे टर्की के ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। ऑटोमन एम्पायर जिसको उर्दू में कहते हैं दौलत उस्मानिया। तो तुर्की में जो खलीफा बैठता था वही रूल करता था ये सारी टेरिटरीज। तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि उसके जुल्म होते थे, वो बहुत जुल्म करता था इन अरबों के ऊपर और अरबों के रिसोर्सेज लूट करके लेके जाता था, और उसका सारा बेनिफिट जो है वो टर्की में जो बैठी हुई जो टर्किश पॉपुलेशन थी, सारे मजे उसके वो लूटती थी। तो जो अरब थे वो बहुत ज़्यादा त्रस्त थे इन चीज़ों से और बहुत परेशान थे। और अंग्रेज जो था, अंग्रेज ने वो ऑटोमन एम्पायर खत्म करनी थी, बिकॉज दुनिया में कहते हैं ना एक म्याल में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो एक ऑटोमन एम्पायर भी रहे प्लस एक ब्रिटिश एम्पायर भी रहे, तो ऐसा नहीं ना। तो हर एम्पायर चाहता है कि दूसरा एम्पायर खत्म हो, और दूसरा एम्पायर खत्म हो तो वहां पे मेरा इन्फ्लुएंस ताकि वहां पे बढ़ सके। तो ब्रिटिश एम्पायर ने डिसाइड किया कि भाई हमको इस ऑटोमन एम्पायर को खत्म करना है, और उनको सपोर्ट करने के लिए जितने भी अरब्स थे, जितने भी अरब देश थे, चाहे वो सऊदी अरेबिया वाले रहे हो, चाहे जॉर्डन, चाहे मिस्र, चाहे वो ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, जितने भी थे, ये सारे के सारे अरब खड़े हो गए जाकर के अंग्रेजों के साथ उनके सपोर्ट में। आपने देखी होगी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और दुनिया वो एक फिल्म भी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट बनी थी, मेरे ख्याल से शायद अब नेटफ्लिक्स पे है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारे अरब जो है वो उसके सपोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी। वहां पे इंडियन आर्मी की भी फोर्सेस गई और वो भी लड़ी वहां पे उनके साथ मिल करके। आप यहाँ पे जो दिल्ली में 3 मूर्ति चौक देखते हैं, या वहां पे जो हाइफा में जो वॉर मेमोरियल है, वहां पे जो इंडियन सोल्जर्स की मूर्तियां लगी हुई है, वो उन्हीं के ऑनर में बनी हुई है। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सोल्जर, जो जोधपुर लांसर्स और मेरे ख्याल से शायद एक और कोई रेजिमेंट थी, ये गए थे वहां पे लड़ने के लिए। ये सारे जाकर के वहां पे ये लड़े थे और उन्होंने हाइफा को आजाद कराया था। तो आज भी इसराइल में आप हाइफा जाएंगे तो वहां पे बैटल ऑफ हाइफा का वो बना हुआ है। सो तब जो है अरब्स जो थे, जो अरब मुसलमान, जो सुन्नी मुसलमान थे, वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय इंडिया का मुसलमान किसके साथ खड़ा था? उस समय इंडिया का मुसलमान क्या अरबों के साथ खड़ा था? नहीं, इंडिया का मुसलमान तुर्की के उस खलीफा के साथ खड़ा था। और उसको सपोर्ट कौन दे रहा था उस मूवमेंट को? महात्मा गांधी जैसे पॉलिटिशियंस दे रहे थे इंडिया में। उस समय भी उनके खिलाफ ही खड़े थे अरबों के, ये जो साउथ एशिया का मुसलमान है, जिनको कहता कि हमारे एंसेस्टर्स हैं, बाय द वे, जिनके कबीलों के और जिनके सरनेम्स चुरा करके इन्होंने अपने नाम के आगे लगाए हुए हैं फर्जी 2 नंबर के, उनको ये कहते हैं कि भाई उनके खिलाफ तब भी खड़े थे, उनके खिलाफ आज भी खड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद आ जाइए, आज़ादी हुई, उसके बाद जो नेहरू ने जो पॉलिसी अपनाई, वो कौन सी अपनाई पॉलिसी? वही कम्युनिस्ट / सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसको अपनाया, और फिलिस्तीन का जो है कॉज लेकर के खड़े हो गए नेहरू और गांधी दोनों, कि भाई फिलिस्तीन के साथ जाती हुई है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना है। तो दोनों खड़े हो गए। वही पॉलिसी आपकी चलती रही। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आपको सैंक्शंस लगे हुए थे, भाई कोई सप्लाई नहीं कर सकता था आर्म्स, आपके पास गोला बारूद की कमी थी, आप वॉर में थे, आपको जरूरत पड़ी। सपोर्ट किसने किया? गोल्डा मेयर ने, जो कि वहां प्रधानमंत्री थी इजराइल की। गोल्डा मेयर ने जब सपोर्ट किया तो गोल्डा मेयर ने क्या कहा था? गोल्डा मेयर ने कुछ मांगा था बदले में? कुछ भी नहीं मांगा था। गोल्डा मेयर ने सिर्फ इतना लिख के भेजा है, उसने कहा कि मिसेस गांधी को बता देना कि ये याद रखेंगे कि वो देश कौन सा था जो उनके मुश्किल वक्त में, जब उनके साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा था, तो उस समय उनके साथ खड़ा होने वाला देश कौन था, वो लोग कौन थे जो उनके साथ खड़े हुए। टेल मिसेस गांधी टू रिमेंबर दैट, कि मिसेस गांधी से कहना कि ये बात याद रखेंगी। उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने उनको रिकॉग्नाइज किया? क्या आपने उनके साथ कोई फॉर्मल रिलेशंस बनाए? नहीं। आप उसके बाद भी फिलिस्तीन को चाटते रहे पकड़ के, फिलिस्तीन करते रहे हर जगह, यूनाइटेड नेशंस में, यहाँ वहां। आपने इजरायलियों की पीठ में खंजर घोंपा, आपकी गवर्नमेंट ने, भारत की, क्योंकि आपने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। आपने उनके उस हेल्प को, जो हेल्प आपके लिए बहुत क्रिटिकल थी, उसके बिना आप युद्ध नहीं लड़ सकते थे, आपके पास सप्लाईज नहीं आ रही थी। और यही कारण था पाकिस्तान को जो कॉन्फिडेंस था 1971 की लड़ाई में घुसने का, वो इसी बेसिस पे था कि भाई अमेरिकन फ्लीट्स आ जाएंगी नेवी की और इंडियन ओशियन में हर जगह वो चोक कर देंगी, और सप्लाई इनके पास जो ग्राउंड फाइटिंग के लिए इनके पास सप्लाई होंगी नहीं, बिकॉज अमेरिका वहां से सैंक्शन लगा देगा, और इनके पास ना जमीन पे लड़ने के लिए गोला बारूद होगा और ना पानी में लड़ने के लिए कोई कैपेबिलिटी होगी, बिकॉज यूएस नेवी तो हमारे साथ खड़ी ही रहेगी। इसी कॉन्फिडेंस से घुसे थे।
हुआ क्या, इजराइल आया आपके उस समय मदद करने, आपने बदले में क्या किया मैंने बता दिया। फिर उसके बाद 90s में क्या होता है, कारगिल हो जाता है। कारगिल में आपको सैटेलाइट इमेजेस चाहिए होती हैं, आपको पता करना होता है कि वो जो हिली एरियाज के ऊपर जो अलग अलग लोकेशंस हैं वहां पे कहाँ पे ये पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स बैठे हुए हैं कब्जा करके, कहाँ आतंकवादी इनके साथ में जो इनको कोलैबोरेट कर रहे हैं वहां पे। मांगी मदद अमेरिका से, अमेरिका ने साफ मना कर दिया आपको, दुनिया में और कोई देने वाला नहीं था। उस समय आपको वो इमेजेस किसने दी? आपकी जितनी कैजुअलिटीज हुई कारगिल में उसका 10 गुना कैजुअलिटीज होती अगर इजराइल आपको उस समय हेल्प नहीं करता। लेकिन इजराइल ने आपको फिर वो चीज दुनिया के अगेंस्ट जाकर के आपको वो प्रोवाइड की। तो एक देश जो हमेशा प्रो इंडिया रहा है हमेशा से, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोटेस्ट कौन करता है? उसको गालियां कौन देता है? उसकी बर्बादी की दुआएं कौन मांगता है? उसको मिट्टी में मिलाने की दुआएं कौन मांगता है? अगर यहूदी मरते हैं तो यहाँ पे पटाखे और मिठाइयां कौन बांटता है? मुसलमान। अब आ जाते हैं ईरान के ऊपर। चाहे वो शाह की गवर्नमेंट रही हो चाहे आज की गवर्नमेंट हो, शाह की गवर्नमेंट में शाह ने यहां तक कह दिया था पाकिस्तान की एयरफोर्स को कि अगर आपको डर है कि इंडियन एयरफोर्स आपके एयरफोर्स के ऊपर बॉम्बिंग कर सकती है तो आप चाहें तो हमारी एयरफील्ड्स पे ला करके आप अपने जहाज जो है वो पार्क कर दें, और ये ईरान और पाकिस्तान जो बॉर्डर है ये बिल्कुल हम वहां से आप अपनी फोर्सेस उठा करके आप इंडियन बॉर्डर पे भेजें, हम अपनी फोर्स लगा करके हम इस बॉर्डर को डिफेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम 1 इंच जमीन जो है आपकी कैप्चर नहीं करेंगे, आप जाइए वहां लड़िए। ये ईरान का स्टेटमेंट था शाह के टाइम पे। फिर खमेनेई के टाइम पे क्या हुआ? आप मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट बताइए खमेनेई का जिसमें वो कश्मीर का जिक्र ना करता हो, जिसमें वो कश्मीर की बात ना करता हो। ऐसा कोई साल बताइए जिस साल वो एक बार कश्मीर को लेकर के 2-4 ट्वीट ना करता हो, वो कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की बात ना करता हो। उसके साथ खड़े हैं, जो देश को तोड़ने वाले हैं उनके साथ में खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश को बचाने वाले हैं, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए आज भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हैरप ड्रोन्स यूज हुए, जो कामाकाजी ड्रोन्स थे, वो ड्रोन्स किसने दिए थे? इजराइल ने दिए, जिन्होंने पाकिस्तान में लाहौर तक घुस करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए। आपको जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो आपको कहीं नहीं मिलती वो आपको इजराइल देता है। उसके खिलाफ कौन है? यही है। तो देश तोड़ने वालों के साथ आप खड़े रहेंगे, देश की बर्बादी की दुआएं मांगने वालों के साथ आप खड़े रहेंगे, देश को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ आप खड़े होंगे, देश की नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने वालों के खिलाफ आप खड़े होंगे। उसके बाद कहेंगे जी आप हमारी वफादारी पे शक क्यों करते हैं? बहुत अनकंफर्टेबल बात है, बहुत अनकंफर्टेबल है, सुनने में बहुत बुरी लगेगी बहुत सारे लोगों को, दिल आजारी भी होगी। बट क्या जो मैं कह रहा हूँ ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है? जाहिर सी बात है, मैं 100% आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजोरिटी ऐसी ही है, ये कोई माइनॉरिटी नहीं है, मेजोरिटी ऐसी है। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। इंडिया में जब भी बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, जो कि करोड़ों की तादाद में आकर के यहाँ बसे हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। हमें नहीं पता कि उसमें से कितने अराकान रोहिंग्या जो साल्वेशन आर्मी है उसके टेररिस्ट हैं, हमें नहीं पता ना। हमें नहीं पता कि वो जो बांग्लादेश से आए हुए उसमें कितने जमाते इस्लामी के आतंकवादी हैं, अंसारुल बंगला के आतंकवादी हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन जब उनको बाहर निकालने की बात आती है कि भाई एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है कि आपके देश में 3 करोड़ 4 करोड़ इलीगल एलियंस रहते हैं, इनको बाहर निकालने के लिए सीए और एनआरसी जो है वो लाई जाए, उसके विरोध में शाहीन बाग में कौन बैठ जाता है? पूरे देश में 150 शाहीन बाग लग जाते हैं, इस देश में दंगे शुरू हो जाते हैं, इस देश में दंगे शुरू कर दिए जाते हैं। किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तो बाहर निकालने की बात नहीं की गई थी, किसी जौनपुर के, जोधपुर के या जलंधर के तो मुसलमान को बाहर भेजने की बात नहीं हो रही थी। बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बाहर भेजने की बात हो रही थी, जो इलीगली यहाँ पे आए हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप आज कर रहा है। तो क्या करते हैं, इस देश में दंगे शुरू हो जाते हैं, हर शहर में एक शाहीन बाग लग जाता है, तो आप वहां खड़े हो जाते हैं आकर के, फिर कहते हैं जी आप हमारी वफादारी पे शक क्यों करते हैं? इस देश में किसको नहीं पता है कि ये जो अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है, इसका जो लीडर है अताउल्ला जुनूनी, वो कराची में पैदा हुआ है, पाकिस्तानी है वो, लेकिन उन्हीं रोहिंग्यास के लिए खड़े हो जाएंगे। वहां म्यांमार के अंदर जब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के लोगों के खिलाफ, और वहां से जब ये भागना शुरू करते हैं तो इंडिया में दंगे शुरू हो जाते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में जो है कि अमर जवान ज्योति को लात से मार के तोड़ दिया जाता है, वहां पे प्रॉपर्टियां जला दी जाती हैं, मुंबई के अंदर बसें जला दी जाती हैं, और सेम दिन उसी कोऑर्डिनेशन के साथ प्रयागराज में, बैंगलोर में, अलग अलग शहरों में इस देश के पैरेलल जो है वो दंगे शुरू हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इतना कोऑर्डिनेटेड दंगे एक साथ इस देश के अलग अलग शहरों में। उस जमाने में तो कोई इतना सोशल मीडिया और कुछ भी नहीं था, फिर कैसे हो गए? फिर कहते हैं कि जी देखिए आप हमारी वफादारी के ऊपर शक क्यों करते हैं? ऐसा कोई मौका जाने नहीं देते हैं जहां पे देश के विरोध में या देश के साथ खड़े होने वालों के विरोध में ना ये खड़े हों, और उसके बाद कहते हैं जी आप हमको गद्दार भी नहीं बोल सकते। दंगे की चोट पे कहते हैं कि भाई गाजा में रहने वाले हमारे भाई हैं, ईरान में रहने वाले हमारे भाई हैं, फलानी जगह रहने वाले हमारे भाई हैं, और जिनके साथ रहते हैं, जिनकी जमीन पे रहते हैं, जिनके टैक्स के पैसे पे खाते हैं, जिनके टैक्स के पैसे पे जीते हैं, उनको जो है ये न भाई बोल पाते हैं। और उस देश में, जिस देश की मिट्टी में पले हैं, बढ़े हैं, जहां पे पिछले 50 पीढ़ी से जो है बोझ बने हुए हैं और यहाँ का अनाज भी खा रहे हैं, यहाँ की हवा भी ले रहे हैं, वहां पे कहते हैं, उस देश के बारे में कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे और हम वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे। ईरान और फिलिस्तीन वाला इनका भाई है, लेकिन जहां पैदा हुए हैं, जहां खा
रहे हैं, जहां मरेंगे, जहां दफन होंगे, और जहां ये सारे के सारे काम जहां 10 पीढ़ी से करते आ रहे हैं, 100 पीढ़ी से, वहां पे रहते हुए उस देश की भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वहां पे वंदे मातरम नहीं बोल सकते, फिर कहेंगे आप हमारी वफादारी पे शक क्यों करते हैं? आपकी वफादारी क्या है? आपकी वफादारी किसके लिए है? आपकी वफादारी अपने दीन के लिए है, आपकी वफादारी अपने फिरके के लिए है, आपकी वफादारी अपनी जात के लिए है, आपकी वफादारी अपनी उम्मत के लिए है। भारत तो पहले 5-6 नंबर में कहीं आता ही नहीं, तो कौन सी वफादारी की बात कर रहे हैं? मैं उस मुसलमान की वफादारी की तो मैं बात कर सकता हूं जो ये कहता कि नहीं, मैं भारत माता की जय भी बोलूंगा, मैं वंदे मातरम भी बोलूंगा, और मेरे लिए सबसे पहले भारत है, फिर मेरा दीन और मेरा धर्म है। लेकिन मुझे वो मुसलमान लाके आप खड़ा तो कीजिए मेरे सामने जो कहे कि नहीं, मेरा दीन मेरे मुल्क के बाद आता है, सबसे पहले मेरा मुल्क आता है। लेके आइए, ट्वीट करवाइए, इस देश के किसी भी लीडिंग मुसलमान से करा दीजिए ट्वीट, आप ये किसी मौलवी से करा दीजिए, किसी इमाम से करा दीजिए। जिन मौलवी, जिन इमामों को बैठा करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं इस देश की जो सरकार है, उसके जो मंत्री लोग हैं और जो करता धरता है, हर साल कहते हैं ना राउंड टेबल सबको बिठा करके बैठते हैं बीच में, जरा उनमें से किसी एक से ट्वीट करा ले कि ये देश जो है दीन से पहले आता है, आपके मजहब से पहले आपका देश है। कोई एक ट्वीट कर दे, एक मीडिया में एक बाइट दे देना। आप लोग उसको, इन लोगों को पैसा भी देते हैं, आप इन लोगों को जमीनें भी दिलवाते हैं, इनके मदरसों के लिए आप फंडिंग भी हर साल आप बढ़ाते जा रहे हैं बजट में। आपने इनको खिला खिला करके मोटा बना दिया है, गैंडे से चमड़ी हो गई है इनकी। जरा इनसे किसी एक से ट्वीट करा दीजिए ना कि मुल्क का मर्तबा जो है वो दीन के ऊपर है, मर जाएंगे नहीं बोलेंगे। आप चढ़ाते रहिए इनको चादरें और आप भेजते रहिए इनको अलग अलग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, आप इनको दीजिए एक्सेस अपने, या स्पीड डायल पे रखिए इनका नंबर अपने फोन में, कुछ नहीं फायदा है। शाहीन बाग के समय में इनमें से कितने थे जिन्होंने शाहीन बाग को कंडेम किया? इनमें से कितने थे जो नुपुर शर्मा के जब इंसिडेंट हुआ तो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में आके खड़े हुए? इनमें से कितने मौलवी उलेमा थे जिनको ये सरकार जो है पाल के रखती है और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक में इनको एंट्री मिलती है, जिन्होंने बोला कि ये रोहिंग्या और ये जितने भी बांग्लादेशी इलीगली यहाँ रह रहे हैं इन सबको यहां से बाहर निकाला जाना चाहिए। एक से बुलवा कर दे, एक बाइट दिलवा दें, दूरदर्शन पे ही दिलवा दें, कहीं और नहीं तो जो कोई नहीं देखे, मर जाएंगे नहीं बोलेंगे। गलत कहते हैं कि आप हमारी वफादारी पे शक क्यों करते? हमारी प्रॉब्लम एक कम्युनिटी के तौर पे ये है कि हमको शत्रु बोध तो छोड़ दिए, शत्रु बोध तो बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों को होता है, उसके लिए मानसिक रूप से आपको बहुत सुदृढ़ होने की जरूरत होती है, बहुत आधुनिक जो दिमाग होता है ना उसको ही शत्रु बोध होता है। हमको तो मित्र बोध तक नहीं है, हमको तो ये भी नहीं पता हमारा दोस्त है कौन। यहूदियों के खिलाफ एक बार इतने लार्ज स्केल पे जेनोसाइड हुआ जो हिटलर ने किया, उसके बाद दुनिया भर के जो जूस थे इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि नेवर अगेन, दोबारा कभी नहीं होने देंगे। अभी हम हमारे साथ कितने दर्जनों बार ये चीजें हो चुकी हैं पिछले 1000 साल में, और उसके बाद भी न हमें शत्रु बोध है न हमें मित्र बोध है। ये हमारी ट्रेजेडी है और ये इनकी सामने वालों की मुनाफिकत है। और उनको पता है कि आप बेवकूफ हैं, आपको बेवकूफ बनाना आसान है, तो आपको बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं। आपके यहाँ बैठ करके इमेजिन करके देखिए, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वैसे ही बोलेगा। पाकिस्तान में इतनी हिंदू बच्चियां उठाई जाती हैं, मैं आपको दिखा लेता हूँ, अभी 4 दिन पहले की घटना है। पाकिस्तान के स्कूल से 3 लड़कियां, एक लड़का उठा के ले गए, 10-11 साल के बच्चे हैं, उनको धर्म परिवर्तन करके किसी कहीं शादी कर देंगे किसी के साथ और हीरा मंडी में बेच देंगे 4 साल के बाद। आप बोल के देखिए कि ये पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट से बोले कि ये चीज हो रही है, साहब के मुंह पे कह देगा नहीं, सब प्रोपेगेंडा, ऐसा हुआ ही नहीं है। सेम मेथोडोलॉजी है पूरे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान में किसी हिंदू बच्ची का कन्वर्जन हुआ ही नहीं आज तक, मानेंगे ही नहीं। तो मानेंगे ही नहीं तो आप फिर आप क्या, बात ही नहीं आगे बढ़ेगी इसके बाद। आप चुप रहते हैं क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, वहां वाला अब्दुल अलग है, यहां वाला अब्दुल अलग है, बांग्लादेश वाला अब्दुल अलग है, और जो यूरोप में बैठा है वो अब्दुल अलग है। आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं क्योंकि आप मूर्ख हैं। जितने भी अरब देश हैं, ये सारे अरब देशों में ये सारे मुसलमान जाते हैं, यहां से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जितने मुसलमान है जाके अरब कंट्रीज में काम करते हैं ना, अरब कंट्रीज में काम करते हैं, वहां पे जाते हैं, वहां पे अपना बिजनेस भी करते हैं, वहां पे रहते भी हैं, वहां से अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इनको वहां पे सारी लिबर्टी भी है, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है इनको वहां पे। लेकिन गाली सबको सबसे ज्यादा किसको देते हैं? सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान को गाली देंगे, यूएई के शेख जायद को गाली देंगे, मतलब हर उस रूलर को गाली देंगे जहां पे ये जा करके शांति से रह सकते हैं, जहां पे बिजनेस कर सकते हैं, जहां से पैसा कमा सकते हैं, उनको गालियां देते हैं ये। क्यों? क्योंकि वो इजराइल के ऊपर वो बम क्यों नहीं मार रहे, वो इजराइल के ऊपर जो बम आ रहे हैं उनको ये रोक क्यों रहे हैं, ये इनका रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पे नियम और कानून की चलती है। आप सऊदी अरेबिया के अंदर अगर आप शराब बेचते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आपका हाथ काट लेंगे, आपको कोड़े मारेंगे, ये शरीयत के हिसाब से जो सजा होगी वो देंगे। अगर आप नॉन मुस्लिम होकर शराब बेच रहे हैं तो उसके लिए आपका एक नॉन मुस्लिम के लिए जो कानून है वो लागू होगा, उसको कोड़े नहीं मारे जाएंगे, उसको या तो डिपोर्ट कर देंगे या उसकी एक जेल टर्म होगी, वो जेल टर्म के बाद उसको डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि शरीयत नॉन मुस्लिम के ऊपर लागू नहीं हो सकती वहां पे। इनको क्या आदत है? इनको ये है कि क्योंकि तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान में हम हिंदू
की बच्ची उठा लेते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और ये जिसको उठा रहे बच्ची को ये हिंदू है, तो हमारे खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसको सरकार और जो हुकूमत है और जो कोर्ट्स हैं उसको वैलिडेट करें, क्योंकि भाई हमने कोई मुसलमान की बच्ची तो उठाई नहीं है, हमने तो हिंदू की बच्ची उठाई है और हम मुसलमान हैं, हम तो एंटाइटल्ड हैं, हमारा तो अधिकार है ये उठाना। ये जब वहां जाते हैं तो वहां इनको ये चीज नहीं मिलती है करने को, तो उनको गालियां देते हैं। ना ईरान जाते हैं, ना ईरान जा सकते हैं, ना ईरान में इनका कोई बिजनेस हो सकता है, ना ईरान में कोई सिक्योरिटी है, ना सेफ्टी है, ना ईरान में कोई लाइफस्टाइल है। ईरान के साथ खड़े हैं और जहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं, जहां ये सारी चीजें यहां से ये लेते हैं, कमाते हैं, उनको गालियां देते हैं, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ उन लोगों के लिए है जो सभ्य समाज के लोग हैं, जो झूठे हैं, मुनाफिक हैं, दोगले हैं, मक्कार हैं, उनके लिए ये चीजें नहीं है। नियम और कानून वो नहीं मानते, उनका सीधा सारा फंडा है, जस्ट बिकॉज वी आर मुस्लिम वी आर एंटाइटल्ड टू डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। 7 अक्टूबर को बोले वहां पे इजराइल में लड़कियां उठा के लेके गए, बच्चियां उठा के लेके गए, 100 से ज्यादा लोगों को किडनैप करके ले गए ना, तो यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। यही तो यहूदी की लड़की उठाई ना, यहूदी की लड़की का रेप किया। अभी आप बोल दीजिए, कहेंगे 7 अक्टूबर हुआ ही नहीं, तो इजराइल ने खुद कराया था। 9/11 तो हुआ ही नहीं अमेरिका में, वो तो अमेरिका ने खुद कराया था। मतलब सोचिए आप ये चीजें, एक समय में उसको सेलिब्रेट भी करेंगे और जब आप उनको कन्फ्रंट करेंगे तो कहेंगे ऐसा हुआ ही नहीं, तो उन्होंने खुद कराया है। ऐसे मक्कार लोग हैं ये। एक हाथ पे शेखी बघारेंगे कि देखा हमास ने कैसा घुस करके इजराइल के अंदर मारा, इनके सब उठा के लेके गए, आज तक वापस नहीं ला पाए ना। और जहां आप उनको कन्फ्रंट करेंगे ये तो गलत नहीं है, इस्लाम यहूदी बच्चियों को उठा के लेके गए, उनका रेप, नहीं ये तो इन्होंने खुद कराया है, हमास ने कहां कुछ किया है, इनको गाजा वालों को मारना था। दोनों बातें खुद करेंगे, आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा। तो वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इनको वहां नहीं मिलती है। अगर ये उन अरबों के सगे नहीं है जो कस्टोडियन है टू होली मॉस्क के, जो एक्चुअल मुस्लिम है, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई है, ये उनको गाली देते हैं, तो आपको लगता है कि ये आपके वफादार हैं, आपको लगता है कि ये आपके साथ खड़े होंगे। कितनी बार ये प्रूफ करें कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे, हम रोहिंग्या के साथ खड़े होंगे, हम बांग्लादेशियों के साथ खड़े होंगे। बार बार वो आपके सामने प्रूफ करते जाते हैं, आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपको ये है कि मेरा वाला अब्दुल अलग है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कोड़ है, आपके दिमाग में एक ट्यूमर है। वो ट्यूमर है गलत फहमी का, वो है दिमागी अंधेपन का, वो है मूर्खता का। जब तक आप इन ट्यूमर को नहीं निकालेंगे, आपको वास्तविकता नहीं दिखाई देगी। वो बार बार आपको दिखा रहे हैं, वो बार बार आपको बता रहे हैं, आप नहीं देखना चाहते। ये बाबू लोग जो बैठे हैं, इनको गलत फहमी है कि ये मैनेज कर लेंगे, ये पेट्रोल पंप दे करके और STD PCO दे करके चला लेंगे। नहीं चला पाएंगे, आप नहीं चला पाएंगे। देखिए, ईरान में तो रजीम चेंज होगी, उसको जब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि उसका तरीका अलग हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजना चाहता, बिकॉज उसकी जो अपनी कोर जो वोटर बेस है वो उसको गालियां दे रहा है, तो वो दूसरे तरीके से करेंगे, वो इंसर्जेंसी के थ्रू करेंगे, किसी भी और तरीके से करेंगे, CIA को इन्वॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था किस तरह से कुर्द, अजरी, बलोच और जो ISKP वाले हैं, इनको सबको ग्रुप को इन्वॉल्व करके वहां पे एक सिविल वॉर शुरू करा करके वो रजीम चेंज होगा। सूनर और लेटर होगा, जूस ने जो डिसाइड किया तो वो करके रहेंगे। आप अपने यहाँ देखिए, अपने चिराग तले जो अंधेरा है, उस चिराग तले अंधेरे को पहचानिए। वो बार बार आपको प्रूफ करते जा रहे हैं, बार बार आपको साबित करते जा रहे हैं, आप नजरअंदाज करना चाहते हैं। बिकॉज वही बाबू, वही ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट कि अगर एक्सेप्ट कर लेंगे प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। बढ़िया ब्यूरोक्रेट हैं, जॉब लगी हुई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, दिल्ली में मकान मिला हुआ है खुद का, 2 ड्राइवर हैं, 2 माली हैं, 2 घर में खाना बनाने वाले हैं, 2 कपड़े आयरन करने वाले हैं, इतना सब कुछ मिला हुआ है। 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं घर के सामने, जहां भी जाएंगे टैक्स पेयर के पैसे पे डीजल फूकते हुए मैडम भी घूमेंगी, बच्चे भी घूमेंगे, खुद भी घूमेंगे, अय्याशी करेंगे। और समर में टाइम मिलेगा तो विदेश भी जाएंगे, विदेश जाएंगे वहां से कुछ सीख के आएंगे कि सर AC का टेम्परेचर 20 डिग्री कर देते हैं, बहुत कमाल की चीज सीख के आया हूं सर मैं वहां यूरोप से। मतलब कह रहा हूं ना कि उनको छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक समाज के रूप में उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप एक समाज के रूप में उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने पॉलिटिशियन से, आप जिनको वोट देते हैं उनसे जब भी आप मिलिए, आपके घर पे वोट मांगने आते हैं, तो उनको कन्फ्रंट कीजिए कि आप इस प्रॉब्लम को लेकर क्या कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जो हमारे जो दोस्त हैं, जो मित्र देश हैं, उनके खिलाफ, उनकी बर्बादी के नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ जिहाद की बातें करते हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए यहाँ पे सड़कों पे निकल करके गाड़ियां जलाते हैं, जो CA-NRC का विरोध करते हैं, जो ईरान के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनकी लॉयल्टी ईरान से और फिलिस्तीन से ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया इटसेल्फ, तो आप इनके बारे में क्या कर रहे हैं? आप उनको कन्फ्रंट कीजिए। और ये वीडियो जो है ना, वो किसी न किसी के एक इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उसको लाइक जरूर कीजिएगा और किसी न किसी के इंसान का शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये बात हर जगह तक पहुंचे, हमको पता तो चले कि नो दाई एनिमी, अपने दुश्मन को पहचानो। हमें तो, हमारा दुश्मन तो हमारा पड़ोसी है ना, हमारा दुश्मन तो वो थोड़ी है अब्दुल, हमारा दुश्मन तो हमारा पड़ोसी है, हमारा दुश्मन तो हमारे मामे का बेटा है, हमारी बुआ का बेटा है, हमारे तो दुश्मन ही अलग है।
हमारे दुश्मन तो घर में है, आस पड़ोस में है। हमारा दुश्मन तो मेरे फ्लैट के जो सामने में जो फ्लैट में रहता है वो है हमारा दुश्मन। तो आप आपस में लड़ते रहिए और ये वीडियो देखिए, उसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज मैं सपोर्ट जरूर कीजिए। ये वीडियो मैं नहीं करना चाहता था लेकिन किया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद।